क्लैरिटी बन गई कि जिसको हम परंपरा में परिवार मान के जी रहे थे उसमें भी प्रयोजन नाम की चीज नहीं थी। आस्था के आधार पर कुछ अच्छा था। बच्चों को बड़ा करना कोई प्रयोजन नहीं है ना, ये कोई प्रयोजन ही नहीं है। यही समझना है कि ये प्रयोजन नहीं है। ये प्रयोजन होता तो हम टूटते नहीं, बिखरते नहीं। प्रयोजन नहीं है इसलिए बिखर गया। प्रयोजन का मतलब है कि अस्तित्व में उसके होने का जो मतलब है उसको आपने पहचान लिया। हाँ, तो हम वो प्रयोजन तो पशु का है जो पशु कर रहा था। पशु भी बच्चे पैदा करता है, उनको बड़े करता है और उसके साथ जीता है। तो वंश मानव वंश विधि नहीं है, मानव ज्ञान विधि है। इसको हम परिवार में नहीं ला पाए। परिवार के स्वरूप में हम नहीं पहचान पाए कि परिवार कोई जागृति की जगह है। ज्ञान पाना है तो सन्यासी होकर घर छोड़ के चले जाओ, कहीं ना कहीं ऐसी वाली रास्ता निकला। तो इसका मतलब है कि परंपरागत परिवार में भी जीने का प्रयोजन नहीं था। आस्था के आधार पर कुछ साथ, आस्था और व्यवसाय, आस्था और व्यवसाय ने परिवार को संभाला हुआ था। समय के साथ साथ व्यवसाय भी बदल गया। नौकरी लग गई हैदराबाद में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में। और अभी तक 12th तक का बच्चा घर से भागना ही चाहता है कि उसको लगता है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को आपका रोज रोज का शाम को इतने बजे लौट के आओ, ये करो वो करो नहीं चाहिए। और अब माँ बाप भी मुक्त होना चाहते हैं कि भैया रोज के झंझट से बचें, है ना। तो सार बात ये निकली कि जिसको अभी हम, जो परंपरागत परिवार था ना उसमें प्रयोजन था, अब जिसको हम मनमानी कर रहे हैं, जिसको हम शादी नहीं करना है और तमाम कह रहे हैं, अभी भी जिंदा रहने के अर्थ में है। तो सही अर्थों में कहा जाए तो हम मानव हैं ही नहीं, अपने मानव होने का पता चला ही नहीं, इसलिए शादी की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि शरीर की आवश्यकता तो बाजार में पूरी होती है, तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है। इसमें तो एक ही वैरायटी, उधर तो रोज नई वैरायटी। आजकल तो एप्लीकेशन है, किसी भी शहर में जाओ आपके लिए व्यवस्था पूरी की पूरी है। एप्लीकेशन पे जैसे सामान मिलता है वैसे ही आपको सब सामान मिलेगा, जिस होटल में जाओगे वहीं मिलेगा। और ये भी एक अघोषित व्यवसाय, हाँ, ये भी एक अघोषित व्यवसाय जैसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे अभी तक परिवार की आवश्यकता के आधार थे, खाना मिलेगा जोमेटो टोमेटो, है ना, शरीर की आवश्यकताएं हैं उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई। अब क्या चीज के लिए आदमी शादी करे? सामाजिकरण, यार दोस्त होते हैं उनके साथ में चिल करो, बाकी काम पैसे से होता ही है। बच्चा चाहिए IVF से ले आओ, खत्म। तो हमारे पास जितने आधार थे अभी तक परिवार बसाने के, वो सारे आधार खत्म। ये अच्छी घटना है, ये अच्छी घटना है, क्योंकि ये भ्रम नहीं टूटता तो ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं बनती। ये अच्छी घटना है। इसमें थोड़ा सा दुख पाना होएगा ही। तमाम जो भी परिवार इस तरह की तमाम परेशानियों से गुजरेंगे वो सब दुख पाएंगे ही। लेकिन यही प्रोसेस है कि दुख पाए बिना हम सोचने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो यहां से ज्ञान की शुरुआत हुई, फिर शादी किस लिए? अब ज्ञान के बिना शादी नहीं जुड़ेगी। तो मानव किस बात के लिए? तो मैंने उस लड़की को क्या बोला कि तुम्हारे जीने का कोई तो पर्पस होगा। अब पर्पस क्या है? पर्पस के मूल में जाएंगे तो मैं जीवन हूं और मैं निरंतर सुख पाना चाहता हूं, समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। अब मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं, यहां मेरी मनमानी नियंत्रित हो जाएगी। मैं समाधान पूर्वक नियंत्रित होता हूं तो मेरे समाधानित होने के प्रमाण के रूप में अगली पीढ़ी में मानवीयता को स्थापित करना, इसका नाम शादी है। नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, फिर से पहुंचाते हैं। देखो, एक मानव के होने का क्या मतलब है? देखो, ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं। क्यों जीना है का भी आंसर एक है, शादी क्यों करना है का भी आंसर एक है। ये सब का आंसर एक ही है, ये अलग अलग है नहीं।
तो क्यों जीना है का मतलब है कि मैं मूल में जीवन हूं, निरंतर सुख मेरी चाहत है, समाधान पूर्वक मैं सुखी होता हूं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। अब मैं समाधान पूर्वक सुखी होने के रास्ते पे चला तो मेरी मनमानी चलेगी कि बुद्धिमानी चलेगी? तो मनमानी खत्म, बुद्धिमानी शुरू। मैं समाधान संपन्न हो गया तो इसका प्रमाण क्या होगा? मैं समाधान संपन्न हुआ, इसका प्रमाण क्या होगा? मेरा आचरण। मेरा आचरण है, इसका प्रमाण क्या हुआ? दूसरे में मल्टीप्लाई होना। तो एक मानवीय आचरण को बच्चे मां बाप का प्रतिरूप हैं, तो एक मानवीय आचरण को अपने आने वाली पीढ़ी में मल्टीप्लाई करने का नाम शादी है। ताली ठीक से बजा लो। हाँ, सुन्न हो जाते हो सुन सुन के। ये शादी का मतलब है। तो जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बना के अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, इससे वो तृप्ति पाता है ना। एक खेती करने वाला अच्छी खेती करके अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, इससे तृप्ति पाता है। तो हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, और मानव का मूल महत्व आदमी बनना, आदमी बनाना, और आदमी बनाने का काम शिविर चलाने से नहीं होता है। आचरण को मल्टीप्लाई करने की जगह परिवार के अलावा कोई दूसरी हो नहीं सकती। ये केवल समझदारी की सूचना देना है। शिविर में सूचना देना, आचरण देना नहीं है, है ना। आचरण देने का काम एक परिवार में माँ बाप के स्वरूप में ही हो सकता है। बाकी तो 100 में से 1000 में से कोई एक निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे एक मूर्तिकार खुश होता है, जैसे एक खेती वाला खुश होता है, एक गौशाला चला के खुश होता है, एक आदमी फैक्ट्री चला के खुश होता है, क्योंकि वो उसकी योग्यता को व्यक्त करके अपने योग्य होने का प्रमाण देखना चाहता है। तो मैं एक श्रेष्ठ आचरण से संपन्न हूं। मैं आने वाली पीढ़ी में श्रेष्ठ आचरण को मल्टीप्लाई करके अपने श्रेष्ठ आचरण के होने का प्रमाण देखना चाहता हूं। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत, जितनी उनकी ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगाता है, ताकि वो उससे अच्छे बन जाएं। एक माँ बाप के बच्चे उनसे अच्छे साबित हो पाते हैं, इससे माँ बाप खुश होते हैं। आज भी ऐसे ही है। जितनी सैलरी पिता कमाता है उससे ज्यादा सैलरी बच्चा पा लेता है, तो माता पिता खुश होते हैं, है ना। वहां ये उनको द्वेष नहीं होता है कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। अब पता चला कि स्वयं को शरीर मान रहे थे तो पैकेज और सैलरी तक सीमित थे। स्वयं को मानव के रूप में पहचानेंगे तो आचरण के रूप में पहचानेंगे, आचरण के रूप में पहचानेंगे तो आचरण को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आचरण को मल्टीप्लाई करने का नाम विवाह है, आचरण को मल्टीप्लाई करने का नाम परिवार है। और यह काम केवल और केवल परिवार में ही संभव है, इसकी कोई दूसरी जगह नहीं है। तो मानव अपने जीने के प्रयोजन को पा जाए, इसकी जगह केवल परिवार है। तो परिवार कितनी बड़ी जगह हो गई? परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह हो गई। भैया ये काम क्या गुरुकुल में संभव नहीं है, आचरण को मल्टीप्लाई करना? देखो, एक बच्चा जो छोटा बच्चा जो किसी परिवार में पैदा हुआ, गुरुकुल कितनी एज में जाएगा? 6 और 6 तक उसका काम हो लेता है। 6 साल का बच्चा स्त्री पुरुष को पहचानने लगता है, 6 साल का बच्चा पैसे को पहचानने लगता है, 6 साल के बच्चे की एक लेवल की मानसिकता बन जाती है। और जो उनको पढ़ाने वाले हैं वही कौन सा इतनी उच्च श्रेणी के हैं कि जो आचरण स्थापित कर लेंगे। वो बेचारा नौकरी करने आया है।
जैसे हम आदर्श परिवार की बात कर रहे हैं, तो आदर्श परिवार होने से तो एक तो ये काम है कि जो एक माँ बाप का संग बच्चे को मिलता है वो कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता। नहीं, डेफिनेटली। और बच्चा भी उस लेवल पे उसको स्वीकारता ही नहीं। तो जितना क्लोज नेट माँ बाप और बच्चे के बीच में है, उससे भी ज्यादा माँ और बच्चे के बीच में है। भाई बच्चा तो चूंकि परिवार में है और सबको देख रहा है और सबकी बातें सुन रहा है, इसलिए सबका प्रभाव आएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का प्रभाव तो और गहरा है। माँ के साथ बच्चे का संवाद का जो लेवल है, इसका कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो परिवार का यदि आने वाली पीढ़ी में संस्कार के स्थापित करने की बात होगी, आने वाली पीढ़ी में आचरण के बीजारोपण की बात होगी, तो परिवार के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं। किसी भी तरह से ये उस लेवल का नहीं हो सकता। बाकी तो फिर काम तो सब तरह से चलेगा ही, जैसे भी चलेगा। पर ये आप ये भी मान के चलिए कि अच्छी मानसिकता के परिवारों का मिलना सहज घटना है, उससे बहुत मुश्किल है अच्छी क्वालिटी के टीचर का मिलना। क्योंकि फाइनली टीचर जब भी आ रहा है वो किसी सैलरी की तलाश में आ रहा है। एक बच्चे को ही, अपने बच्चे को ही एक माँ बाप उस उपकार विधि से प्रस्तुत हो सकता है सहज रूप में, क्योंकि एक कनेक्शन, एक संबंध को वो फील करता है। समाज में किसी दूसरे बच्चे के साथ उस लेवल का संबंध फील कर पाना, ये बहुत ऊंची चेतना का काम है, ये बहुत व्यवहारिक है नहीं अभी भी। हाँ, दोनों के बीच वो कनेक्ट नहीं बनता है। तो जितना भी आप इस पे सोचेंगे तो हम पाएंगे कि इसका कोई विकल्प नहीं है। परिवार के अलावा जिंदगी देने का, संस्कार के बीजारोपण का, आचरण को मल्टीप्लाई करने का कोई विकल्प। और फिर ये माँ बाप करेंगे क्या? ये क्या बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रहेंगे? माँ बाप का काम क्या है? तो सही अर्थों में एक माँ बाप को इससे कम में तृप्ति मिलेगी भी नहीं जब वो अपने बच्चे में आचरण को मल्टीप्लाई करे। और जब बच्चे, एक और बहुत बढ़िया बात है, जब हम आचरण, बच्चों में आचरण को मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, स्वयं स्फूर्त विधि से हमारे श्रेष्ठ आचरण की अपेक्षा हम में स्वयं में बन जाती। कल्पना कीजिए कि एक मोहल्ले में, है ना, एक मोहल्ले ने मिलकर तय किया कि कम से कम मेरे को लगता है कि यदि देखो, ये तो बहुत लॉजिकल बात है, स्वाभाविक बात है, एक मोहल्ला अपने बच्चे को, एक परिवार, एक माँ बाप अपने बच्चे को प्री प्राइमरी का संस्कार भी, प्री प्राइमरी की शिक्षा भी मिलके नहीं दे पाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चे गैर जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं। हम 3 साल के बच्चे को भी किसी स्कूल में भेजना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमने जिम्मेदारी से उसको पैदा ही नहीं किया है। कम से कम 3 घंटे कोई दूसरा उसको संभाल ले, तब तक हम थोड़ा आराम कर ले, या हम कुछ घर के बाकी काम निपटा लें। इसका मतलब क्या होगा? कम से कम प्री प्राइमरी की एजुकेशन तो किसी भी मोहल्ले में, मोहल्ले के सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार। आज ये भी संभव नहीं है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को पूरा वातावरण दे दें, क्योंकि वातावरण केवल माँ बाप की पहुंच में नहीं रह गया है, उसमें तो लैपटॉप भी है, टीवी भी है, और मोहल्ला भी है, और सबका उठना बैठना भी है। जब तक एक बच्चा अपने मोहल्ले के लोगों को आपस में उठते बैठते नहीं देखता है, मिलके कुछ सामाजिक ऐसे काम जिसमें कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं है, ऐसे काम करते हुए नहीं देखता है, उसको समाज नाम की किसी चिड़िया का एहसास ही नहीं होता है। बच्चे ने परिवार के अलावा जो कुछ भी पाया है पैसे से खरीद के पाया है, इसलिए उसको परिवार का पता है और बाजार का पता है। समाज नाम की कोई चीज उसकी डिक्शनरी में है नहीं, और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम परिवार भी बेसिकली बाजार का हिस्सा हैं। धीरे से वो पाता है कि परिवार भी परिवार नहीं है, कुल मिला के पैसा ही सब कुछ। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मोहल्ले में थोड़ी समझदारी आएगी तो मोहल्ले के माँ बाप मिलके अपने बच्चों के लिए एक वातावरण बनाएंगे, और एक मोहल्ले के माँ बाप मिलके किसी भी घर में बच्चों के लिए, एक तो उनके घरों का वातावरण ऐसा होगा, तो सही अर्थों में एक बच्चे के लिए जो वातावरण है, माँ बाप और माँ बाप मिलके क्या कर रहे हैं इसको देखना ही बच्चे का संस्कार है। बच्चे को कुछ सिखाना नहीं है, जो बच्चे को सिखाना है वो बच्चे को दिखाना है। जो वो देखेगा वो सीखेगा। तो मोहल्ले के सारे बड़े लोग मिलके क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप लोग सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं?
मेरे माँ बाप लोग एक ही काम करते हैं, सुबह उठ के खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर कोई कमाने चला जाता है, कोई बीच में सीरियल खोल के बैठ जाता है ना, कोई आ जाता है, उसके साथ बैठ के चुगली चुगली कर लेते हैं और रात को सीरियल देख के सो जाते हैं। तो देख रहा है क्या कर रहा है, ये संस्कार उसका पड़ गया। यदि माँ बाप, मोहल्ले के माँ बाप मिलके बच्चों के लिए सही अर्थों में काम करेंगे तो बच्चों को जो भी कुछ पढ़ना लिखना सिखाने के साथ साथ, जब एक बच्चा ये देखते हुए 6 साल का हुआ है, 10 साल का हुआ है कि मेरे को मेरे माँ बाप ने ही नहीं बड़ा किया है, मेरे को मेरे पूरे मोहल्ले ने भी मिलके बड़ा किया है, तो उसको समाज नाम की किसी कॉन्सेप्ट, समाज नाम की उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसको समाज की स्वीकार्यता होगी कि समाज नाम की कोई चीज होती है। अभी समाज थोड़ी है, भीड़ है। तो इससे यह समझ में आया कि केवल अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। हम समाज के रूप में मिलकर क्या कर रहे हैं, उपकार विधि से, जिसमें बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के कर रहे हैं। जब भी आर्थिक अपेक्षा से कुछ कर रहे हैं इसका नाम बाजार है। जब भी आर्थिक अपेक्षा के साथ कुछ कर रहे हैं इसका नाम बाजार है। जब भी सामने वाले की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की अपेक्षा से कर रहे हैं इसका नाम समाज है, इसका नाम परिवार है। बताइए कहां खड़े हैं, कहां जाना है? ये सरकार का काम है, ये कंपनी का काम है कि ये हमारा आपका काम है? हमारा आपका काम कर नहीं रहे हैं, घर में बैठ के सरकारों को गाली देते हैं। हम हमारा आपका काम नहीं कर रहे हैं इसलिए सरकारें वो कर रही हैं जो उनको नहीं करना है, क्योंकि हम ही आप सरकार है। कि हमारे घर में से ही तो कोई मंत्री बन जाता है और कहां से, मंगल ग्रह से तो आता नहीं। 2 मिनट गुरुकुल पे कुछ, ये क्यों हम तेजी से गिरे और आगे कैसे सुधरेंगे, विश्वविद्या कैसे प्रभावी होगी, इसको बता दें। परिवार संस्था अपने देश में 1000 साल तक ठीक से चलने लायक चल रही थी, उसको ये पूरा ज्ञान नहीं था, ये तो आत्मा परमात्मा, उसमें भी फिर भी हम 1000 साल पीछे देखते हैं। इस पर थोड़ा लघु शोध हमने एक लिखा है। तो करीब करीब 12-14 साल पीछे तक जाने पे हमें ये लगा कि गांव में और इनमें एक कोई ऐसी व्यवस्था थी जो सृष्टि को भी बचाए हुए थी, पृथ्वी को भी ठीक रखे हुए थी, आचरण भी तेजी से नहीं गिर रहे थे। मिले छाए बहुत कोशिश की लेकिन आचरण नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। तो इस पर क्यों, या गिरा तो बहुत गति धीमी थी, अचानक 100 साल में क्यों गिरा, इस पर देख लें। ज़्यादा पीछे जाके कोई फायदा नहीं है, तो गड़े मुर्दे उखड़ना होगा। 100 साल पीछे भी आचरण में एक काफी अच्छे से परिवार व्यवस्था थी। कभी फुर्सत होगी तो 10-12 मिनट में हम अपना परिवार समझा देंगे, जहां से हमने पढ़ा, किताबों से नहीं। अपने परबाबा को सुना, अपनी परदादी को सुना, उनकी 9 संतानों को देखा, उनसे सुना, ये सब इतने अच्छे क्यों थे। तो धीरे धीरे चिंतन 40 साल किया, उन पे थोड़ा विचार बना। फिर उनसे बाद मेरे पिताजी, बुआ और ये सब मिला के 37 हैं। फिर इनमें आचरण किस में कैसे कहाँ गिर रहा है, इस पर भी पूरा अध्ययन कर लिया। और हम लोगों में और गिरा और हमारे बच्चों की और दशा खराब है। तो ये 5 पीढ़ी हमने अपनी आंखों से जो देखी उसकी हम बात देखते हैं। तो ये तेजी से गिरावट इस बाजार के घुसने की वजह से हुई। अब वहां पे हम अपनी कमजोरी देखें कि बाजार क्यों घुस गया, तो इसकी किस्सा कुल 100 साल का है। कभी अपन खाली बैठेंगे अध्ययन में तो इस पे बात करेंगे। तो ये हम पहले तो क्यों ढूंढेंगे, क्यों गिरा, और क्यों गिरा जब स्पष्ट हो जाएगा तो विधि बाबा वाली बहुत स्पष्ट है। इसमें कैसे आगे बनेगा इसका पूरा एक प्रकाश है, उसको और समझेंगे तो इसमें पूरा प्रकाश डाला गया कि अब कैसे तेजी से हम इसको फिर से सुधार लेंगे। तो ये अध्ययन भी काम आएगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी है इस पे बात करना, आगे फिर देखेंगे। लेकिन मेरे अंदर ये स्पष्ट है कि कैसे सुधरेगा बाबा जी के प्रकाश में। और हमारे 5 पीढ़ी में हमने अपने घर में क्या देखा है जी जी। तो हमारी दोनों परवाह परदादी, 2 लोग जिनसे हमने अध्ययन शुरू किया। परदादी हमारी महेशपुर से हैं, ये एक छोटी सा मंदिर है बैजनाथ का जहाँ पे शिवलिंग, वो वहाँ गुरुकुल की पढ़ी हुई हैं। हम भैया के गुरुकुल पे थोड़ा सपोर्ट बता रहे हैं अपना, हमारा अध्ययन। और हमारे परवावा कांगड़ी के पढ़े हुए हैं, हरिद्वार में है। तो इन दोनों के आचरण पर हम ये कह सकते हैं हमें कि नाज है कि हम देश के किसी समृद्ध परिवार की श्रृंखला से हैं।
संगीत उनको आता है, नौकरी उन्होंने नहीं करी, दोनों के बीच 84 साल हारमोनी रही, जिसमें 24 साल हमने भी वो हारमोनी देखी, अभाव में जिए, लेकिन 9 भाई बहनों के बीच क्या स्नेह और ये सब था। ये जो मूल्य हम पढ़ते हैं तो 4-5 मूल्य हमने अपने घर में देखे। फिर ह्रास क्यों हुआ, ये भी अध्ययन हमने अपने ही घर में किया कि हमारी परदादी अनपढ़ थी, उन्होंने 9 योग्य संतानें ठीक पिछली विधि से आगे उतनी दे दी, उनमें कुछ विकास नहीं कर पाई वो, लेकिन जैसी उनकी माँ थी उन्होंने वैसी अपने बेटियां बना दी, जैसे उनके पिताजी थे लगभग उसी का चरित्र के अपने 6 बेटे बना दिए। अब इनके जब विवाह होते हैं तो जैसे हमारी दादी आती हैं, वो बायनाकुलर पास थी, ये हम समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना नहीं। बायनाकुलर सब लोग समझते हैं, मिडिल है, बायनाकुलर है, 7th क्लास जो पास होता था उसे बायनाकुलर कहा जाता था। तो हमारी दादी ने बायनाकुलर पास कर लिया और बाबा गुरुकुल से पढ़ के आए। तो मेरे बाबा पे मुझे आज भी नाज है, पूरा जिला ये कहता है कि हाँ लाल साहब कोई चीज थे। और हमारी दादी जी का नाम रखा गया था यज्ञ कुमारी देवी। नारदानंद जी ने वो यज्ञ किया था हमारे घर पे, तो चौथराम ठीक करा देंगे अभी। हमारे लिए मतलब एक मेमोरी है कि हाँ नारदानंद जी यहाँ आए थे, आचार्य श्री राम शर्मा जी वहाँ आए थे, ऐसे कुछ घटनाएं हैं। उनका नाम रखा गया यज्ञ कुमारी देवी। यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र नहीं हुआ तो भी उनको पुत्रवत पाला गया, पढ़ाया गया। इसको भी लंबा नहीं करते हैं, बता रहे ना। तो यहां से गिरावट शुरू हो गई कि बायनाकुलर पास ने उनको डाउन कर दिया, बाजार हमारे घर में घुस गया बस। और यहां से हम और ह्रास पे चले गए, हम भी बाजार में बह गए। तो 100 साल में ऐसे गिरावट हुई, और कैसे उठ जाएगा इसको हम आपके साथ मिलकर देख लेंगे अगले 3 साल में, हमारा टारगेट देखेंगे। ठीक सर। तो गुरुकुल का योगदान रहा, इतना सड़े गले नहीं थे गुरुकुल हमारे, किसी वजह से सड़गल गए। धन्यवाद। माइक। हेलो सर, हेलो। परिवार के बारे में जो बोला, वो बच्चों के बारे में, वो 100% मेरे घर में तो जैसे बोले वैसे ही है। मैं गुजराती मीडियम पढ़ा हूँ, लड़के को मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, और सुबह से उठते शाम तक मैं ऐसा सोचता हूँ कि लड़का मेरे साथ 5 मिनट बैठे, 5 मिनट मेरे साथ बात नहीं करता है, 5 मिनट। बहुत दुखी होके इसमें आया हूँ, बहुत दुखी होके आया हूँ, इसलिए तुम जहाँ ले जाओ वहाँ जाऊँगा ऐसा लगता है। बद्रीनाथ भी बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, क्योंकि तकलीफ क्या है कि सुबह में उठते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, उसके मन में ऐसे है कि मेरे पापा को मोबाइल का ज्ञान नहीं है, सब कुछ भी आता है तो मैं उसके भरोसे रहता हूँ, भाई तू ये कर दे, बिल भर दे। तो जो मैं 10 बार बोलूँ तो मेरे पे एहसान करता है, करता हूँ, कोई भरता है, कोई उसको ऐसा है कि टेक्निकल कोई ज्ञान ही नहीं है मेरे फादर में, तो उसको मन में ऐसा लग गया है। दूसरा, खाना खाने के लिए साथ बैठे थे तो मोबाइल में वो सीरियल चालू करके बस बैठ जाता है, सामने देखने बात करने की बात छोड़ो, देखता भी नहीं है। सब डाइटिंग के में बैठ जाए तो बस खाए, हम तो अच्छा मैं वैसे बोलो हाथ फिराऊं कुछ, जब मेरे से तो बात करने की बस शांति रखो, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है यार मैं कहाँ आ गया हूँ। दूसरी बात तो वो है कि उसके लिए कितने जुगाड़ कर करता हूँ। कहीं हम दोनों कई कुछ जगह दिखाने गए कि भाई कोई देखता है कि ये देखता है, तो उसको भी ले गए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि उसको कुछ प्रॉब्लम होगा लाइफ में, कि कुछ पुलिस केस हो जाएगा उसके ऊपर, ऐसा उसको बोला। हमने बोला नहीं था, उन्होंने बोला, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो थोड़ा डरता है, इसलिए वो लाइसेंस बिना चलाता है, तो कच्चा लाइसेंस लाइसेंस के लिए जाता ही नहीं है। जाऊंगा, मुझे आता है, वो तो मैं सेट कर देता हूँ, पुलिस वाला को समझा देता हूँ। अरे भाई क्या पुलिस वाले को समझा देने का। एक बार आया पुलिस वाला को पकड़ा होगा, तो घर पे आगे आए कि पापा पुलिस वाले मुझे पकड़ा था। मैंने बोला हाँ अच्छा हुआ, मेरे मन में अच्छा कि उसको मालूम पड़े कि क्या हुआ। मालूम है कि लाइसेंस मगा, मैं फोन पे बात कर रहा था, एक्टिवा चला के, फिर एकदम साइड में आके उसे पकड़ लिया। हर बार तो मैं देखता हूँ कि कोई है नहीं ना, पर पकड़ लिया तो ये नहीं है, पीयूसी नहीं है, 2500 रुपया मांगे, पर मैंने कुछ भी करके 500 में लिपटा दे, 2000 बचाया। मैंने बोले क्या बोलता है, 2000 बचाए।
कि 2500 मांगते थे। मेरे मन में मैं मतलब बहुत बढ़िया किया हूँ, चलो तूने मेरे मन में कि यार 500 दे दिया, उसकी कीमत नहीं है, मैं उसे बोल नहीं सकता हूँ, नहीं तो वो बात ही नहीं करे। तो मैंने बोला अच्छा किया हूँ, तू बहुत होशियार हो गया, पुलिस वालों को पटा के 2000 तो बचा है, नहीं तो 2500 देना पड़ता हूँ। ऐसा मन में तो ऐसा होता है यार 500 रुपये दे दिया, तुझे तो बोलने का नहीं, बोला तो बात ही नहीं करेगा। इसलिए परेशान होके आया हूँ, ऐसे नहीं आया यहाँ, बहुत तकलीफ परेशान हुआ हूँ कि अब तो घर पे नहीं जाना है भाई, ऐसा कुछ करो कि मैं भी मेरे पे आचरण में आए तो कुछ रास्ता हो। इसलिए तुमने परिवार की लड़के की बात की, इसलिए मैंने बोला भाई कुछ कहना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने बात की। जी हर्षा बहन से हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा बता दें, हाँ माँ से भी थोड़ा पूछ लीजिएगा। हाँ जी, माँ भी यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा और प्रकाश पड़ जाएगा। अब तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो बेटा मेरे से बहुत अच्छे से रहता है, कोई भी बात होती है तो मुझे तुरंत बताता है, कुछ भी गलती भी करता है तो मुझे बता देता है। तो उसके और उसके पापा के बीच में बनती ही नहीं है, और उन दोनों के बीच में मैं गोल गोल घूमती रहती हूँ, उसको समझाओ उसको समझाते, दोनों के बीच में शाम से सुबह तक यही मेरा काम चलता रहता है। बेटा ने कुछ किया तो पापा को समझा देती हूँ, पापा ने कुछ कहा तो बेटे को समझाती हूँ, वो उनका ये कहना था उसका ये कहना था, करते करते में पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। वैसे ही है, बेटा भी शादी के बाद है ना बहू और मम्मी के बीच में ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे ही है, कम ज्यादा ऐसे ही है, बहुत ज्यादा। जैसे इन्होंने सबने अपनी अपनी बातें रखी, तो अगर हम ये बोलें कि अगर ये अपने भाव और विचार ठीक कर ले तो उनके भी ठीक हो जाएंगे, जैसे बच्चों के की समस्या है, कहीं से तो शुरू करेंगे ही ना, है ना। तो अगर खुद में भाव और विचार स्थिर हो जाए, ठीक हो जाए, तो बच्चे भी ठीक हो जाए। पॉजिटिव बात है कि माँ बाप दोनों शिविर में हैं। जी, माँ बाप शिविर में हैं तो कम से कम इन दोनों के बीच अभी हमारे पास जीने का कोई और बात करने का है नहीं तरीका। या तो मेरी मान लो और नहीं मानोगे तो मैं रोना गाना करूंगा, और सबका यही हाल है। तो कोई ना कोई रोना गाना करता ही रहता है, तो कोई ना कोई समझाता ही रहता है, और मानता कोई है नहीं, तो सब मुश्किल में आ जाती है बात। तो इसका मतलब है कि कम से कम माता पिता हम शिविर में आए तो हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा मेरे और दूसरे के बारे में सोचने के अलावा मेरे बारे में सोचने के लिए कुछ बन गया है। अभी मम्मी का हाल क्या है, वो बेटे और नॉर्मली हमारे घर में परिवार में पत्नियां, उनका अपना कोई जीना नहीं होता है। पति और बच्चे ठीक ठाक आगे बढ़ें और पति और बच्चे के लिए लगभग उसकी ज़िंदगी समर्पित हो जाती। जब उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, किसी आयु में लगता है फिर मैंने क्या किया ज़िंदगी भर, फिर उसकी पीड़ा होती है। पिता की अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपनी दुनिया होती है, उसको लग रहा है मैं जो सोच रहा हूँ ठीक सोच रहा हूँ, वो घर में कोई मान नहीं रहा है, तो सब एक दूसरे से असंतुष्ट होते ही जाते हैं। डे बाय डे और अधिक असंतुष्ट ही होते हैं, और डे बाय डे कुल मिला के फिर एक घर में रहें या अलग अलग रहें, वो अलग अलग ही होता है। तो ये कोई मतलब जो भी कुछ हो रहा है, ये समझ में आ गया कि जो सॉफ्टवेयर लेके हम चल रहे हैं उससे हम यहीं पहुंचना है, गलत नहीं। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि यहाँ से हमारी ज्ञान की तलाश शुरू होती है, क्योंकि जब तक आदमी के अपने ज्ञान का पराभव नहीं होता है, जब तक वो ये नहीं स्वीकारता है कि हमारा ज्ञान फेल हो गया। जैसे हमको आदरणीय नागराज जी 3 साल तक पकड़ पकड़ के समझाते रहे, जब तक अपने में ये निष्कर्ष नहीं आ गया है कि हम जो सोच के चल रहे थे उससे नहीं होगा, उसके बाद सुनना शुरू किया। तो ये सब अच्छा है, प्रसव पीड़ा जरूर होगी पर ये सब अच्छा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही रास्ते निकले। चलिए, हाँ रास्ता यही। तो काम की बात क्या निकली? तो काम की बात ये निकली, फिर से उस बात को दोहरा देता हूं, है ना। तो फाइनली आदमी से किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की जा सकती है उसको छोड़कर। शिविर क्यों चलता है?
शिविर क्यों चल पाता है? ये कहने के बावजूद भी जो कुछ भी कहा जा रहा है आपको मानना नहीं है, क्योंकि निशाना आप होते हो, बात आपके लिए कही जा रही है, इसलिए शिविर चल पाता है। यदि आपके लिए बात कहने की गुंजाइश, आपके लिए बात कहने का कंटेंट नहीं होगा तो शिविर नहीं चला सकते। क्योंकि एक तो अपने बारे में जो कुछ कहा जा रहा है हमको दिख ही रहा होता है कि हाँ ऐसा है, हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि हाँ ये गैप है। चलिए बढ़िया। तो जितनी बात अभी तक हुई उसमें हम, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा परिवार हो सके उसके लिए परिवार में संबंध का स्वरूप क्या होगा। तो संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, ये संबंध की परिभाषा है। तो क्यों हम एक छत के नीचे साथ साथ हैं? हम एक छत के नीचे साथ साथ हैं। देखिए ये बात अपने को, मतलब पशुओं को देखेंगे तो भी समझ में आएगी। पशु भी साथ साथ रहते हैं, मानव भी साथ साथ रहते हैं। पशु के साथ साथ रहने का पर्पस भय भोजन प्रजनन, भय भोजन प्रजनन। हम भी घर में रह के क्या कर रहे? भय भोजन प्रजनन। भय मतलब कुछ कमा के ले आएंगे, जीने की आशा, तो कुछ कमा के ले आएंगे, बाकी भोजन और प्रजनन। तो सही अर्थों में देखा जाए तो जो पशु में हो रहा है वही हम में हो रहा है, बाकी अपेक्षाओं के रूप में, चाहनाओं के रूप में बना हुआ है। चाहे हम संवेदनशीलता से जिए तो भी इतना ही हो रहा है, क्वालिटेटिवली फर्क नहीं है। तो इस सारे का सार ये निकला कि जब तक हमारे पास संबंध की समझ ही नहीं है, तो इसलिए कहा कि शरीर के आधार पर संबंध परिभाषित नहीं होता, पूर्णता के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। और एक मानव की पूर्णता का मतलब, एक मानव की पूर्णता का मतलब, मानव में पूर्णता का मतलब है गठन पूर्णता पहले से ही है, तो मानव में पूर्णता का मतलब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो यहां समझ में आया कि संबंध बेसिकली क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में है। क्रिया पूर्णता का मतलब है कि समझ पूरी हो जाए और आचरण पूर्णता के रूप में अगली पीढ़ी में उसको मल्टीप्लाई किया जा सके, समाज में भी उसको मल्टीप्लाई किया जा सके। तो इस अर्थ में संबंध की बात है। अनुबंध का मतलब होता है अनुक्रम से बंधा हुआ। अनुक्रम क्या होता है? हमारी बुक्स में शुरू में लिखा होता है ना, इंडेक्स, अनुक्रमणिका, इंडेक्स। तो बेसिकली पूरी नेचर को देखते हैं तो एक क्रम दिखाई देता है। जैसे पदार्थ अवस्था के तृप्त होने के बाद ही प्राणावस्था आएगी, प्राणावस्था के तृप्त होने के बाद ही जीवावस्था आएगी, उसके बाद ही ज्ञानावस्था आएगी, और ज्ञानावस्था अपना जो भी कुछ ज्ञान है उसको प्रकट करते जाएगा और उसमें असफल होते जाएगा, उसके बाद ही ज्ञान की ओर जाएगा। पहले किसी भी प्लेनेट पे वंश विधि से ही जिएगा, फिर कर्म विधि से ही जिएगा, फिर ही ज्ञान विधि की ओर जाएगा। ये भी प्रोसेस है। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है अनुक्रम से है। गर्भ में बच्चा आएगा तो 4.5 महीने में ब्रेन बनेगा, तो ही जीवन उसको चलाएगा, तो ही वो 9 महीने में बाहर आएगा। सब क्रम है। इसलिए अब जब किसी को कंसीव होता है तो हर महीने में उसका चेकअप, हर महीने में उसके पैरामीटर्स और बीपी और शुगर और यूं और त्यों। अब लोगों को काफ़ी कुछ पहले से पता है, अचानक कुछ नहीं हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले से कुछ पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उस प्रक्रिया को हमने पहचान लिया, उस क्रम को हमने पहचान लिया। तो पूरी सृष्टि में देखेंगे क्रम है, क्रम है। उस क्रम को जब भी लांघने की कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में तो परेशान होंगे, उस क्रम को नहीं समझेंगे और जिएंगे तो भी परेशान होंगे। तो वो जो क्रम है अस्तित्व में, आज क्रिया पूर्णता का भी क्रम है, आचरण पूर्णता का भी क्रम है, पूर्ण होने का भी एक क्रम है। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है,
उस पूर्णता तक पहुंचने का जो क्रम है, उस अर्थ में हम एक दूसरे को पहचानते हैं और उस क्रम के अनुसार एक दूसरे को सहयोग देते हैं। हायरार्की नहीं है, प्रोसेस है, सीक्वेंसिंग है। क्लास 1 के बाद बच्चा क्लास 2 में जाएगा तो क्लास 1 पास करके ही आएगा। तो एक क्लास 1 2 3 4 5 6 क्रम है। 1 के बाद 10th में नहीं चला जाएगा। बच्चा पैदा होगा तो बच्चा ही होगा, बच्चा होगा तो बच्चे जैसे ही काम करेगा, जवानी जैसे नहीं करेगा। तो क्रम है। कब किसी से क्या, गेहूं का पौधा लगाया है, बीज लगाया तो 4 महीने में ही अनाज का फल देगा, फ्रूट होगा तो 1 साल में देगा, 20 साल में देगा। क्रम है, उस क्रम को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, हम शोध पूर्वक उस क्रम को छोटा कर सकते हैं। नारियल का पेड़ पहले 20 साल में फल आता था, आजकल 10 साल में ही आने लगा है। अब उसकी क्वालिटी कितनी कम ज्यादा हुई है वो अलग बात है। बढ़िया, अनुक्रम। तो क्या पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। मानव का एक ही यात्रा है। वो शरीर चलाने आया ही क्यों? वो पूर्ण होना चाहता है, अपने अधूरेपन से मुक्ति चाहता है। एक ही धंधा है। तो जब तक ये मूल मुद्दा ही क्लियर नहीं हुआ तब तक कितनी अच्छाइयों की चर्चा करते रहे, है ना। महिमा मंडन कितना भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी तो हमको पकड़ में नहीं आई है। अभी अच्छे आचरण का ज्यादा मतलब है कि गलती नहीं करता है। हम अच्छे आचरण को कहां पहचान रहे उस तरह से? नशा नहीं करता है, टाइम से उठता है, बड़ों को नमस्ते करता है, अपना ठीक से कमाता धमाता है, चोरी नहीं करता है। इसको हमने अच्छा, इससे अधिक अच्छा आचरण हमारे पास क्या हो सकता है? तो सही में अभी तक जिसको हम कह रहे हैं, जो कुछ भी हमने सारी अपनी परंपरा में देखा है, तो मेनली ज्यादा गलती ना करने को हमने अच्छा आचरण माना है। जीवन समझ में नहीं आया, सहस्त्र तो समझ में नहीं आया, उससे कम में आचरण निकल के आता ही नहीं। ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत सारी बातें जो हम पूर्व की महिमा मंडन भी जिस तरह से करते हैं कभी, तो या तो हमको आचरण की क्लैरिटी नहीं होती है कि आचरण किसको कहा जा रहा है, आचरण क्या चीज है, आचरण की परिभाषा क्या होगी, आचरण की परिभाषा क्या होगी, है? हमारा व्यवहार में जो कुछ करते हैं वो आचरण। अच्छा, अब व्यवहार क्या होता है? एक नया शब्द बता दिया। व्यवहार क्या होता है? दिन भर की दिनचर्या में जो काम करते हैं व्यवहार, उसमें आहार निद्रा भय प्रजनन हो गया आचरण। कुछ कमा के ले आओ, प्रजनन करके सो जाओ, अगले दिन फिर कमा के ले आओ। और सुबह उठ के आधे घंटे की पूजा कर लो और शाम को थोड़ा सा दान दे दो। इससे अब आप क्या करोगे? और कुछ काम करते हैं वो देखते हैं। हैं? और कुछ काम करते हैं और कुछ काम करते हैं? समाज में, सामाजिक कार्यों में। समाज में यही करते हैं कि दूसरे को हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवा देते हैं, गौशाला खोल देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा देते हैं ताकि उसको खा खा के भोग के लिए और सक्षम हो जाए। देखो, जो जिसके पास है बांटेगा। झटका खाया आदमी है, झटका बांटेगा। बता दो, आचरण की परिभाषा बता दो। भैया, संज्ञानशीलता के प्रकाश में किया गया व्यवहार। हाँ, मतलब अब फाइनली ये समझ में आता है कि अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में जो भागीदारी है वो आचरण है। आचरण क्या चीज है?
किसी इकाई का अस्तित्व में होने का जो पर्पज है, प्रयोजन है, उस अर्थ में उस इकाई का बने रहना उसका आचरण है। ये कोई महाराज जी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये कोई महापुरुष जो है केवल उसको पहचाना गया है। इसलिए यहां के सारा धर्म विलय हो जाता है, सारी विचारधाराएं विलय हो जाती हैं, कुछ शेष नहीं बचेगा। प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति किसी नियम से है, नियम ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना जैन का, ना बौद्ध का। नियम नियम है। इससे कम में मानव का भला होने वाला नहीं। तो आचरण क्या चीज है? किसी चीज का आचरण क्या चीज है? व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है। व्यवस्था क्या है? अखंडता, सार्वभौमता। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो मेरा होना है, उस अर्थ में जो मेरी भागीदारी है, वो मेरा आचरण है। अब अखंडता सार्वभौमता कब समझ में आएगा? जब सहस्त्र तो खुलेगा कि भैया सारी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में हैं, इसलिए सारे भाई बहन हैं। सृष्टि की सभी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में हैं, इसलिए सबका आपस में रिश्ता है, इसलिए सब आपस में मिलकर रहना है। अभी जो धर्म के आधार पे दूरियां और देश के आधार पे दूरियां और है ना, जाति और धर्म क्या क्या नहीं हमने कर दिया है, जो कुछ भी हुआ है। तो इसका मतलब है कि आचरण कोई, जब हम आचरण पूर्णता की बात कर रहे हैं तो आचरण पूर्णता किसी बड़े अर्थ में है। अब आप देख लो रूटीन में क्या आचरण को हमने पहचाना है और अस्तित्व में किस आचरण की बात हो रही है। अभी हमने किस संबंध को पहचाना है और किस संबंध की बात हो रही है। और ठीक ही होता तो शिविर की जरूरत क्या थी? सब कुछ ठीक ही चल रहा होता तो बिना मतलब बद्रीनाथ में बैठने की जरूरत क्या थी? बढ़िया। तो ये क्लैरिटी बनी कि क्रिया पूर्णता के बिना आचरण पूर्णता आएगी नहीं, समझ के बिना कोई आचरण आएगा नहीं। तो समझ पूरा हो जाए इसका नाम क्रिया पूर्णता है, समझ का प्रमाण प्रस्तुत हो जाए इसका नाम आचरण पूर्णता है। बढ़िया। कोई असहमति हो तो बताओ। नहीं ठीक है, मतलब सच्चाई को देखो, कम से कम कब पाएंगे यार? कम से कम एड्रेस तो ठीक हो, एड्रेस तो कम से कम ठीक हो। यदि एड्रेस ही गलत है, इसलिए बार बार परिचय शिविर में बार बार बोलते हैं जिंदगी का एड्रेस ही गलत है, तो कितने साल कितने घंटे मेहनत करके मंजिल पे पहुंचेंगे? तो एड्रेस बहुत क्लियर है। संबंध का मतलब पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। अब क्या, अब माँ बाप का भी अपना प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा अपना कोई जिंदगी है ही नहीं। बेटा ठीक से बात कर ले तो लगता है जिंदगी है, नहीं तो नहीं है। पत्नी ठीक से बात कर ले तो लगता है जिंदगी है, नहीं तो नहीं है। तो दूसरा ठीक से बात कर ले तो मेरी जिंदगी है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो आपकी कोई अपनी जिंदगी है नहीं, और दूसरे की जिंदगी कुछ और हो गई है, उसकी जिंदगी में आप हो नहीं, तो आपका तो रोना गाना रहेगा ही। इस बीच में आप कुछ बोलोगे, सामने वाला प्रतिक्रिया करेगा। जिसकी अपनी जिंदगी नहीं है, दूसरा भी उसको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। खोटा सिक्का जो खुद में नहीं चल रहा है, दूसरा उसको चलाएगा। आप खुद मानसिक रूप से बेरोजगार हो, तो ये समझने की बात है। यदि आपकी अपनी जिंदगी है, देखो जिसके पास कार है ना, उसको पड़ोसी कार दे देता है। जो खुद साइकिल से चलता हो, मेरी कार मांगने आएगा, मैं दूंगा। आपके पास खुद की आपके पास अपनी जिंदगी होगी तो मैं भी मेरी जिंदगी आपके साथ लगाऊंगा। बराबरी में बात होगी, ये बेरोजगारी में बात नहीं हो सकती। सूत्र है ये, कोई ऐसे नहीं है कि उपमा दे रहा हूं। सूत्र है, जिससे बात करना है उसके बराबर होना पड़ता है। इसलिए सूत्र है कि जीवन ही जीवन से बात करता है।
सशरीर मानव भी जब बिना शरीर के जीवन से बात करता है, उन क्षणों में वो बिना जीवन स्वरूप में होता है। सशरीर जीवन भी जब बिना शरीर जीवन के साथ बात करता है, उन क्षणों में वो जीवन स्वरूप में होता है, तभी बात कर सकता है, तभी उसके साथ तदाकार हो सकता है। तो बात बराबरी में होती है। आपके पास जो जिंदगी है वो बच्चे को स्वीकार नहीं है, इसलिए उसने अपनी कोई दूसरी दुनिया बना ली। तो हमारे पास वो जिंदगी नहीं है जो सबकी जिंदगी है। प्रियहित लाभ में सबकी जिंदगी एक होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग। भी आपकी सट्टा बाजार की बातों में मेरे को कोई रुचि नहीं है, आपके शेयर मार्केट में मेरे को क्या रुचि है? तो जिंदा रहने के अर्थ में हम सभी अलग अलग ही रहेंगे, इसमें हमारे पास कोई कॉमनैलिटी है ही नहीं। अब बात क्या चीज पे करेंगे? बात करने के लिए मुद्दा नहीं है। फिर जिस तरह का आप अहंकार व्यक्त कर देते हो, मैं वैसे ही आपसे इरिटेट हो जाता हूं, और ज्ञान व्यान कुछ आपको है नहीं। आजकल तो मोबाइल चलाना भी एक ज्ञान है। मोबाइल चलाना आता हो, इंग्लिश में बात करना आता हो, कोई पद वद आपके पास हो, तो यार तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ गुंजाइश बात कर ली जाए। तो बहुत मुश्किल है। तो जो कुछ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, ये हमको सोचने के लिए बाध्य करेगा। इसलिए सभी परिवारों में बच्चों का अवतार माँ बाप के उद्धार के लिए हुआ है। हाँ, माँ बाप के सभी घरों में बच्चों का अवतार माँ बाप के उद्धार के लिए हुआ है, क्योंकि माँ बाप का अहंकार बच्चे ही तोड़ेंगे। नहीं तो ये अपने आप को ज्ञानी माने हुए हैं, ये कुछ चीज समझने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा जब झटक देता है तब लगता है यार दुनिया चली गई, तब दुनिया की तलाश करेंगे। बिल्कुल, तो जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। पीड़ा जरूर होगी, लेकिन रास्ता भी ऐसे ही मिलेगा। नहीं तो हम उसी भ्रम में रह जाएंगे। ये जो माँ बाप की चलती थी, माँ बाप की चलती थी के चक्कर में सदियों सदियों उसी भ्रम में रहे हैं। अब देखो कौन थे वो, किसकी शादी, हाँ आप ही बता रहे थे ना। अब माँ बाप ने शादी तय कर दी और मेरी कोई इच्छा नहीं है, और जीना सारी जिंदगी मेरे को उसके साथ। यार क्या मजाक है? नहीं तो उनकी सर आपको क्वालिफिकेशन और बता दें जिन्होंने तय। ना रुक जा, आप कुछ मत बताओ। ये सारी क्वालिफिकेशन हम सबकी देखी हुई है ना। दोनों में कोई अलाइनमेंट नहीं है। हाइट में 2 फुट का अंतर मिल सकता था। कुछ तो देखो यार, क्या देखते हो तुम? पति पत्नी की हाइट में 1.5 फुट का अंतर, ये था पहले। कुछ भी हो सकता था। तो यार कम से कम जिसको जिंदगी भर साथ जीना है, क्या इसको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उसमें देखे इसमें क्या गलत है? माँ बाप की और माँ बाप का बहुत किसी माँ बाप की बात बच्चे नकार नहीं सकते। मतलब इसका मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ है। अक्ल होती तब ना नकारते। तो माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों करना चाहिए? सम्मान के लायक होंगे तो सम्मान पाएंगे, नहीं सम्मान के लायक होंगे तो हम समझदार हो जाएंगे, तो इस बात का सम्मान जरूर करेंगे, इन्होंने हमको जन्म दिया, इन्होंने हमको पाला है, बस इतना ही सम्मान हो सकता है। इससे अधिक सम्मान की गुंजाइश नहीं है। तो बेकार लिबा पोती से कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग अकेले हो गए, तुम्हारे कर्म ऐसे थे इसलिए अकेले हो गए। अरे अपने यदि हमारे कर्म ठीक होते तो हमारे बच्चों में कोई गलती होती और बच्चे कोई आ जाता, तो इसका मतलब नहीं है कि सारी गलती बच्चों में है। और वो बच्चा ही तो बूढ़ा हुआ है, कोई मंगल गैस थोड़ी आया बुजुर्ग। जितने सारे उसमें उठपटांग सोच थी, उसी उठपटांग सोच के साथ वो बूढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बहुत व्यावहारिकता की जरूरत इस सेंस में है कि ये तो बात ठीक है कि यदि हम समझदार होंगे तो हमारे माँ बाप जैसे भी सही, इतना तो निश्चित है कि उन्होंने हमको जन्म दिया है। उन्होंने हमको जन्म दिया है कि घटना भी मैं उतनी बड़ी नहीं मानता बायोलॉजिकल। हाँ, उन्होंने अपने पाल पोस के जरूर हमको बड़ा किया, जितनी उनकी साधन थी, जितनी उनकी क्षमता थी, है ना। जो कुछ उनके पास था उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, हमको अधिक से अधिक देने की कोशिश की, हमको खड़ा किया है।
लेकिन अब जब बात होगी तो अब तो किसी समझदारी से बात होगी, तो इसका मतलब है कि माँ बाप होने का सम्मान एक जगह हो गया, लेकिन समझदारी नहीं है तो उसको लंबे समय तक परिवार में अब नहीं झेला जा सकता, क्योंकि जिस तरह की बच्चों की सोच में तार्किकता आ गई है, अब वो सही गलत, सही को पहचाने ना पहचाने, गलती को तो पहचान ही रहे हैं। और यदि बच्चे में नहीं कहने की हिम्मत नहीं आएगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि बच्चे को गलत कहने की हिम्मत नहीं आएगी, हाँ गलत को गलत कितनी विनम्रता से कहा जाए, इसमें शिष्टाचार की बात हो सकती है। और दर्शन इसमें बहुत अच्छी बात कहता है, अपनी अस्वीकृतियों को संकोच पूर्वक व्यक्त करना शिष्टाचार है। अपनी अस्वीकृतियों को संकोच पूर्वक व्यक्त करना शिष्टाचार है। लेकिन कहना तो होगा। अब कहना तो होगा का मतलब है, शिविर में यह भी बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि भाई जो 50 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं, उनको समझदार बनाने की प्रयास ना किया जाए, यह भी साफ साफ कहा जा रहा है। 50 और 60 की उम्र के ऊपर के लोगों को समझदार बनाने का प्रयास यदि वो नहीं चाहते हैं तो मेरे माँ बाप को मैं समझदार बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। वो कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो माता पिता होने के नाते उनका सम्मान करूंगा और उनके साथ चलने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए रखूंगा। क्योंकि अब उनको ये कहना भी ठीक नहीं लगेगा कि भी देखो तुम समझे नहीं हो, देखो तुम केवल जिंदा हो, जी नहीं रहे हो। ये कोई सम्मानजनक भाषा नहीं होगी। शिविर की भाषा अलग भाषा है, परिवार की भाषा अलग भाषा है। बढ़िया। कुछ गलत कह रहा हूं तो टोक देना, है ना? कुछ गलत कह रहा हूं तो टोक देना बिल्कुल, क्योंकि देखो यहां हम साफ साफ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आईना साफ सुथरा नहीं होगा तो बेकार हम भ्रम में रहेंगे, है ना? तो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, इससे ना माँ बाप का विकास हुआ ना बच्चों का विकास हुआ। हम बेकार पड़ोसी को चमकाते रहे, देखो हमारा घर कितना अच्छा है, अंदर में सब उठपटांग चल रहा है, अंदर में सब चलता रहा और दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ दिखाते रहे। दूसरा हमको दिखाता रहा, हम उसको दिखाते रहे। तो कहीं ना कहीं जितनी क्लैरिटी और आवश्यकता तो इस बात की है कि हम माँ बाप विद्यार्थी हो जाएं, बच्चों का तो जो होना होगा बाद में देखेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो सार्वभौमिक आचरण का आधार नहीं होने के कारण, स्वयं से परिचित नहीं होने के कारण, शरीर को खुद मान करके जीने के कारण, हम किसी के बेटा हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के भाई हैं, आदि आदि, और दूसरे से जो है सुख पाने की चाहत, दूसरे से सम्मान पाने की चाहत के दौड़ में हर आदमी घायल और परेशान हुआ है बस। और यही उसका नियति है, यही उसका नियति। ये होने के बाद ही अगली जगह ढूंढेगा। ब्रह्म की समीक्षा, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जब तक वो ये नहीं पहचान लेता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं जी रहा हूं, ये अधूरा है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। पहले भी जो है लोग परिवारों में जब झटका खाए हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश गए हैं। हरिद्वार और मथुरा में ज्यादा घर जो बने हैं वो इसी बात से बने हैं, हाँ। कि घर से तंग आके लोग चले गए, क्योंकि विकल्प नहीं था। क्योंकि विकल्प नहीं था, इसलिए मथुरा में जाके शिविर चलाओगे, हरिद्वार में सारे बुजुर्गों के साथ में शिविर चलाओगे, ये बड़ा पुण्य का काम है। अगली शरीर यात्रा ठीक से चलाएंगे। अगली यात्रा की तैयारी करवाना है कि नहीं करवाना? नहीं तो अगली यात्रा, शरीर छोड़ते समय आदमी का दुखी होकर शरीर छोड़ना ठीक नहीं है। यदि इसके लिए बुजुर्गों के लिए यदि ऐसा कोई काम, किसी के मन में ये बात आती है कि यार मैं बुजुर्गों के लिए काम करूंगा। देखो मैं शिविर करके लगातार मैंने सारे प्रयोग किए, बहुत नोइंगली प्रयोग किए इन 20-25 सालों में, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, आदिवासी के साथ जिनकी शादी हो गई, होने वाली है ना, और जो रिटायर हो गए, और जो 5 मर्डर किए, और तमाम सब करके देख डाले। तो सारे काम करने लायक हैं, लेकिन किसी चीज को आदमी चूज कर लेता है। जैसे मैरिज वाला शिविर, ये मैरिज वाले शिविर की आज बेहद आवश्यकता है। आज के युवा जिनकी पर्सनैलिटी उसको सूट करती है वो शिविर को डिलीवर करेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत अव्वल आने वाली।
आज हमारा रुचि भी नहीं रह गई है और बहुत सारी युवाओं की दुनिया से हम डिस्कनेक्ट हैं, हमारी वो रुचि अब नहीं रह गई। लेकिन कोई युवा यदि उस समझ के साथ होगा, उस वर्तमान जीवन शैली से भी परिचित होगा, यदि वो विवाह वाले शिविर चलाएगा तो भाई साहब शानदार रिजल्ट आएगा निश्चित। और वो खुद 10 साल शादी के बाद शिविर चलाए। हाँ, 10 साल शुरू के 3 साल तो सब ठीक ही लगता है ना। किसी भी भारत में एक बहुत सारे कुछ अच्छे निष्कर्ष हैं। 12 साल किसी भी चीज को पकने का एक सही समय माना गया। तो शादी के 12 साल बाद आप शादी पे बोलने के योग्य होते हैं। तो आप सारे उतार चढ़ाव उस बीच में सारे रंग देख लेते, फिर आप शादी पे बोलो, देखो दुनिया सुनेगी। है ना? साधना करने के लिए, घर छोड़ने के बाद, बड़ा आश्रम बनाने के लिए ईंट और सीमेंट पे भी चक्कर में उलझ जाते हैं। क्या बोले? साधना करने के लिए घर छोड़ने के बाद आदमी बड़ा आश्रम बनाने के लिए ईंट और सीमेंट के चक्कर में भी उलझ जाता है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें बढ़िया हो गया, ईंट सीमेंट की जरूरत ही नहीं है, पहले से बहुत सारा ईंट सीमेंट बना हुआ है। देखो पूरा गुजरात में अभी एक भी संस्थान नहीं है और गुजरात में सामाजिक काम पूरे देश में अभी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है संस्थान बनाएंगे, जब बनना होगा बन जाएगा, संस्थान नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो पर्याप्त दुनिया में बिल्डिंग उपलब्ध है, कहीं भी शिविर करो, इसमें कोई झंझट ही नहीं। लेकिन वो जिस पर्पज से निकला है वो पर्पज साइड में रह जाता है। पर्पज समझ में नहीं आया इसलिए साइड में रह जाता है, पर्पज समझ में आया होता तो साइड में ना रहता। वो दान दक्षिणा में ही निकल जाता है। बढ़िया। तो काम की बात क्या निकल के आई इस चर्चा में? काम की बात ये निकल के आई कि आप, एक बार मैं ब्रेक के दौरान ये भी सोच रहा था, अगले नवरात्रे में यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि अगले नवरात्रे में बहुत तैयारी के साथ आऊंगा। ये तो ट्रायल में चला गया, ये शिविर तो ट्रायल में चला गया। बिल्डिंग का ट्रायल भी हो गया, माइक का ट्रायल भी हो गया। तो अगली बार में ये सारी गलतियां ठीक करके जब अगली बार नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे तो किसी तैयारी के साथ मिलेंगे तो अपन देखो एक लंबी छलांग मारेंगे। और ये पूरा साल उस तैयारी में लगाना है। कितने लोगों की सहमति है? हाँ। तो ये पूरा साल उस तैयारी के लिए लगाना है ताकि वाकई में हम एक अध्ययन शिविर के लायक हो सकें और उसमें हम बेहतर बात कर पाए। और जो अभी बात कर रहे थे उसका सार ये निकला, सभी को जरूरत है। आप बुजुर्गों में से किसी को इस बात का ध्यान आ जाता है कि यार बुजुर्गों के साथ आखिर कौन काम करेगा, इसकी जरूरत है कि नहीं है? उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है, जो उन्होंने समझा उसके आधार पर उन्होंने मेहनत की है, वो जिंदगी के हकदार हैं। तो कोई बुजुर्गों में से, आप में से किसी का मन करेगा नहीं यार मैं बुजुर्गों के लिए शिविर चलाऊंगा, चलेगा? अपनी तैयारी की जरूरत है। तो हमारा बुजुर्ग, हमारा बुढ़ापा कितना हमारा बुढ़ापा उपयोगी हो सकता है और कितना दूसरों को सुकून देने वाला हो सकता है, अपन बहुत अच्छी स्थिति। और इसमें तो कोई आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जो शिविर करने आएगा उसका, जिसके पास जिंदगी भर का अपना खाना पीना वो खाएगा, अपना खाना पीना हम खाएंगे, और ज्यादा की जरूरत ही नहीं। हाँ, शरीर छोड़ते समय यदि उसके पास कोई अच्छा थॉट प्रोसेस होगा तो मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि आदमी की सारी जिंदगी में जो बड़े निष्कर्ष हैं वो मृत्यु के समय आएंगे। मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप में जीवन समीक्षा करता है कि क्या पाया, क्या खोया, हाथ में क्या आया, उपयोगी चीज क्या थी। तो मुझको लगता है कि यदि सूचना उसके पास रहेगी, उस सूचना की रोशनी में अपनी जिंदगी की निरर्थकता को वो समीक्षित कर पाएगा। और यदि छोड़ते समय इतना पहचान पाया कि ज्ञान कोई बड़ी बात है, आचरण कोई बड़ी बात है, तो अगले शरीर यात्रा के लिए बीजारोपण हो गया। वही देखते हैं आप में से कोई क्या संकल्प लेके आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संबंध, जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध 7 प्रकार का होता है। संबंध 7 प्रकार का संबंध में एक तो कहा माता पिता और बच्चे,
2 भाई बहन, मित्र मित्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, जिसको हम नौकर मालिक बोलते हैं, जिसको हम नौकर मालिक बोलते हैं, उसको दर्शन में साथी सहयोगी बोल रहे हैं, क्योंकि नौकर मालिक अच्छी भाषा नहीं है, उसको छोड़ रखो। इससे अलावा कोई संबंध है? सहमत मत होइए, आप असहमत होने का प्रयास करें, और कोई इससे अधिक कोई संबंध है तो बताइए। इसके अलावा कोई और संबंध बचा है? मेरा मुझसे, मेरा मुझसे वो ऊपर आ गया, वो मानव में व्यवस्था में आ गया, परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार में जब संबंधों की बात करेंगे तो इसके अलावा कोई और संबंध है? राजा, राजा प्रजा, परिवार में? अच्छा, परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार में संबंध की बात कर रहे हैं, टॉपिक परिवार का चल रहा है। हाँ जी, है समर्थक परिवार में है? परिवार में आ ही नहीं रहे हो, या तो राज्य में टिके हुए हो कि समाज में टिके हो। परिवार में इन 6 संबंधों के अलावा और कोई संबंध है क्या? मौसी बुआ, और मौसी बुआ किस में आएगी? माता पिता। मौसी मतलब मासी, तो बेसिकली मौसी बुआ चाची ताई ये सब माँ संबंध है, ये सब माँ संबंध है? साली, हाँ ये बहुत है, मुश्किल है। साली किस में आएगी? है साली नहीं तो साड़ू भाई। साड़ू भाई मतलब भाई, साली वाला नहीं, नहीं नहीं, तो समझेंगे इसको, समय आने से थोड़ा इसको होल्ड पे छोड़ के रखते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक बात है, ठीक है? तो आप पाएंगे कि यदि सभी संबंध इन्हीं 6 संबंध में आते हैं, इन्हीं 6 संबंध में सभी संबंध आ जाएंगे, वो भी आ जाएगा। और कोई आपका ध्यान जा रहा हो, और कोई संबंध? दादाजी, वो भी पिता समान ही होते। और क्या? नहीं, अभी तो मानव मानव की संबंध की बात हो रही ना, मानव मानव संबंध की बात हो रही। और कोई संबंध? सास बहू, सास बहू किस में आएगा? मूलतः माँ बेटी संबंध है। दामाद किस में आएगा? पिता पुत्र संबंधी है, पिता पुत्र संबंध है। और क्या बचा? और कुछ बचा? ठीक हो गए? और ये सारे फेल हैं। ये सारे संबंध फ्लॉप शो है। हमने सब में सबको जिया है और सब में रोना गाना किया है, और धीरे धीरे तो खत्म ही हो गया मामला। अब केवल बच्चे अपने माँ बाप को जानते हैं, बाकी किसी के साथ कोई संबंध बचा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप का संबंध किसी के साथ नहीं बचा। अभी बच्चों के लिए चाची ताया दादा दादी ये सब आउटडेटेड मामला हो गया।
और माँ बाप में भी कोई एक ही बचा है, ऐसा भी हो सकता है, दूसरे के साथ संबंध नहीं पहचान रहे हैं। तो तमाम तरह की कहानियां। क्यों ये असफल हो गया सब? है? क्यों ये असफल हो गया? मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है, मानव के अर्थ में नहीं है, है ना? तो इससे समझ में आया कि हमारी मानव की समझ नहीं बनी तो हमारी संबंध की भी समझ नहीं बनी, और फिर आगे की सारी समझ गोल है। चाहे फिर वो आगे राज्य की बात करें और न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबकी कहानी हमने कर रखी। तो मूल घटना एक ही है कि आध्यात्मवाद, आदर्शवाद, जो कुछ भी साधना, जो कुछ भी शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, जो कुछ भी हमने पाया, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। आज तक इस प्लेनेट पे मानव का अध्ययन नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। आज तक परिवार के जीने का स्वरूप इस प्लेनेट पे नहीं है, ये कहा जा रहा है। जो भी पूर्व में हमने जिया सबके बावजूद, जो भी तमाम अच्छी अच्छी महिमा मंडन हमने किया सबके बावजूद, क्या नहीं हुआ? उसको कहने का आधार क्या है? एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, एक पूरा परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त मिल जाए, पूरा परिवार किसी दूसरे को, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की साड़ी, दूसरे की देख के प्रभावित ना होता हो, अपने अपने आवश्यकताओं को खुद में पहचान पाए और हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती हो, ऐसा पाना मुश्किल है। क्योंकि इसके मूल में मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव के मूल में जीवन नाम की कोई रियलिटी शरीर को चलाता है, और ये जीवन गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण हुआ है, और इस जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है। यह हमारे पहचान में नहीं आया। आत्मा बोल के हमने कुछ पहचानने की कोशिश जरूर की, कुछ महिमा को जरूर पहचाना, लेकिन वो जीने के स्वरूप में नहीं पहचाना, क्योंकि आत्मा नाम की चीज को तात्विक रूप में नहीं पहचान पाए कि आत्मा चीज क्या है, आई कहां से, है क्या चीज, उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा बहुत पहचान में नहीं आया। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है, और ये दर्शन का जो ऐतिहासिक भाग है वो यही है कि आत्मा और ईश्वर और सृष्टि के प्रगटन को उंगली रख के अध्ययन विधि से कह पाए, सत्य वचनीय है और व्यक्त है, ऐसा कह पाए। ये बड़ी घटना है, इसलिए इसको विकल्प कहा गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव को नहीं पहचाना, तो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली एक संबंध को नहीं पहचाना, हमने मानव को नहीं पहचाना, तो एक मानव स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध, व्यवस्था समग्र व्यवस्था संबंध को नहीं पहचाना, व्यवस्था समग्र व्यवस्था संबंध को नहीं पहचाना, तो ये सारे संबंध फेल हो गए, है ना? ये काम की बात है। व्यवस्था का मतलब है, स्वयं में व्यवस्थित होने का मतलब है अनुभव संपन्नता। अनुभव संपन्नता का मतलब है ना, निरंतर सुख, अपने धर्म को पहचान पाना, निरंतर सुख को पहचान पाना, अपने होने को पहचान पाना, अपने धर्म सहित हो पाना। अपने धर्म सहित हुआ तो अपने स्वभाव सहित हो पाना, जिसको धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में कहा। मैं स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में स्वरूप अपने धर्म और स्वभाव के साथ नहीं हूं, उसको नहीं पहचान पाया, तो दूसरे मानव को भी नहीं पहचान पाया, और कुल मिला के खा पी के निकल लिए। ईश्वर रहस्य रहा, जीवन रहा, आत्मा रहस्य रहा, सृष्टि का प्रगटन रहस्य रहा, इसलिए मानव का अध्ययन नहीं हुआ, आवश्यकताएं परिभाषित नहीं हुई, बाकी सब गोलमाल हो गया। ये कितना आश्चर्यजनक लगता है। तमाम शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र,
न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सब संविधान सब ध्वस्त हो गया। फील हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है सब जगह, लेकिन रूट पकड़ में आ जाए, है ना, भी समस्या सामने है वो तो दिखाई देती है। ये हमारी पुलिस अपने आप में एक समस्या है, हमारा लोकतंत्र अपने आप में एक समस्या है, ये भी ठीक है, जहां से निकल के आए वहां से अच्छा ही है। रात दिन लूट मारी होती थी, आदमी डरा ही हुआ रहता था, उससे तो अच्छी स्थिति है। अभी मिलिट्री है, पुलिस है, कम से कम हम अपनी फैमिली को लेके कहीं भी आते जाते हैं तो इतना डरे हुए नहीं है, कोई भी लूट लेगा ऐसी स्थिति अभी नहीं है, है ना। रात को सो सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो जहां से निकल के आए वहां से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां पहुंचना है उससे कंपैरिजन करेंगे तो यात्रा शेष। तो दोनों का सम्मान किया जाए, दोनों को ध्यान में रखा जाए तो परेशानी नहीं हो। हाँ जी, क्या समझ में आया? नहीं ठीक है, एक 50-50 किया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 50-50 किया जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अधूरेपन है उसको पहचान के रखा जाए तो आगे की यात्रा होगी। नहीं तो हम महिमा मंडन करते करते थक गए और हम घर ही में महिमा मंडन कर रहे हैं अपना और बच्चे ही नहीं पहचान रहे, है ना। हम वो विश्व गुरु कर रहे हैं और घर में ही हालत खराब है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रासंगिक। चलिए कहाँ पहुंच गए अब? परिवार के प्रयोजन को पहचाना, परिवार उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए संबंध का स्वरूप क्या होगा उसको पहचाना, संबंध के आधार पर संबंधों को पहचाना। 7 ही प्रकार के संबंध हैं। मूल में एक संबंध को नहीं पहचान पाए तो 7 संबंध जिंदा रहने में चले गए और वहां अतृप्ति रहना ही है। तो ये हमने पहचाना कि गैप कहां पे है। तो संबंध को अभी संबंध को पहचानने का आधार क्या है? वर्तमान में संबंध को पहचानने का आधार क्या है ना? पूर्णता के अर्थ में संबंध को पहचाना है कि शरीर के अर्थ में संबंध को पहचाना है? शरीर और सुविधा के अर्थ में संबंध को पहचाना है। तो ये अपूर्णता भी दिखाई दे रही। अब क्या करें? तो अब चलते हैं तो मानव की परस्परता में मानव की परस्परता में देखो ये ध्यान में रखना है कि ये मानव का धर्म, मानव का स्वभाव, इस स्वभाव के साथ जब वो दूसरे मानव के साथ प्रस्तुत होगा तो इसका नाम परिवार के मूल्य है। तो मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य और 9 स्थापित मूल्य को जब वो व्यक्त करता है तो 9 शिष्ट मूल्य। शिष्ट शब्द से ही शिष्टाचार आया है। तो 9 स्थापित मूल्य और 9 शिष्ट मूल्य। पूरे यदि मानव की बात करेंगे तो वो ऐसा है कि जीवन मूल्य कितना? जीवन मूल्य 4, सुख शांति संतोष आनंद। मानव मूल्य 6, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। स्थापित मूल्य मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य 9, विश्वास से शुरू होकर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम। और स्थापित मूल्य को व्यक्त करते हैं तो शिष्ट मूल्य भी 9 है ना। और फाइनली वस्तु मूल्य, वस्तु मतलब भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु मूल्य 2, जिसको कहा उपयोगिता मूल्य। और कला मूल्य। ऐसे मिला के टोटल कितना मूल्य? टोटल कितना मूल्य? 30। 30 में से वर्तमान शिक्षा में कितना पढ़ाया जाता है?
उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य है, दोनों ही नहीं है, कहा जाए तो एक भी नहीं। बहुत उदारता से कहा जाए तो दो की बात की जा सकती है। पूरी शिक्षा मूल्य विहीन है, केवल हमारे पास कोई स्किल है और उसके आधार पे कहीं से पैसा कमा लाएं और चिल करें। और चिल करते करते ठंडे हो जाते। चिल क्या है? चिल करते करते नील हो गए। चिल की परिभाषा क्या होगी? चिल का परिभाषा क्या होगा? है बी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो निरर्थकता, उसके चिल का परिभाषा है निरर्थकता में जीते हुए निरर्थकता का बोध ना होना। है ऐसा बोलने से ठीक नहीं लगता है, थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से ठीक लगता है, शास्त्रीय शब्दों को यूज करने से। क्या हो गया राजा भैया? किसकी तलाश में हो? शांति की तलाश में। नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है, थोड़ा सा अपने भाग पे कमी है। जब वो लोग आए थे तो सबको इकट्ठा करके अपने को रिक्वेस्ट करना था, देखो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। वो इकट्ठा करके अपने को कहना था, वो अपना पार्ट में कमी है। व्यवस्था का ये भी एक पार्ट कि अकेले अकेले किस किस को बोलोगे, और नहीं ठीक लगता। जब सबको इकट्ठा करके आप बोलते हो तो उसका वो स्वीकार हो जाता है। नहीं, हाँ, लीडर भी, वो क्या लीडर की भी कौन सुन रहा है, तो उनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट, सबको लगता है कि हाँ मेरे से सहयोग मांगा गया, तब आदमी सहयोग देने के लिए तैयार होता है। नहीं, सही तरीका वही है, गलती उनकी नहीं है भाई। वो तो पैसा देके अपने किसी सुविधा को एंजॉय कर रहे हैं जिसकी उनको जरूरत है। अब वो आए हैं तो यहाँ चुप रहने के लिए नहीं आए, उनकी क्या गलती? हाँ हाँ जी, बढ़िया। कहाँ पहुंचे? विश्वास। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में करूंगा, फिर अपन उससे करेंगे विकल्प बुक से, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में, जहां से हम, जैसा हम जी रहे हैं वहां से उसको पकड़ के बात करते हैं, फिर दर्शन में से जैसा कहा गया उसको भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे जो मूल चीज है, विश्वास को आधार मूल्य कहा गया है। विश्वास को, मानव मानव की परस्परता में विश्वास को आधार मूल्य कहा गया है। तो विश्वास क्या है? संबंध में विश्वास क्या है? संबंध की निरंतरता से संबंध के प्रति विश्वास। मेरे को आज लगता है कि आपके साथ संबंध है, कल लगता है कि नहीं है, तो निरंतरता नहीं हुई। तो निरंतरता के प्रति विश्वास होता है। संबंध के प्रति विश्वास, संबंध की निरंतरता के प्रति विश्वास। कैसे होगा? कैसे होगी संबंध की निरंतरता? जिसके साथ भी संबंध पहचाने, आजीवन बना रहे और उसकी तृप्ति आजीवन दोनों को बनी रहे। इसलिए देखो, कोई एक आध मित्र हमारा ऐसा होता है जिसके साथ पुरानी दोस्ती होती है,
उसको बताने में बड़ा गर्व आता है कि हमारी 35 साल की दोस्ती। ऐसा हम देखते हैं। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि संबंध की निरंतरता का आधार क्या होगा। हम चाहते हैं कि संबंध की निरंतरता रहे, लेकिन उसका आधार क्या होगा, वो रहेगी कैसे? क्या हुआ? कोई माइक पीछे गिरा है? भैया ये माइक संभाल के रखो, माइक गिरना ठीक नहीं है, वो खराब हो जाता है। और ऑन रखो, ऑन करके क्यों रखा हुआ है, उसको बंद रखो। माइक बंद रखो। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? संबंध की निरंतरता हम सभी चाहते हैं। देखो, पशु में संबंध और मानव में संबंध में क्या फर्क है? पशु में संबंध वंश के आधार पर जाता है। जब तक वो दूध पीता है तब तक रहता है। मानव में संबंध कैसा है? जिससे भी मानव ने संबंध एक बार पहचान लिया, उससे आजीवन बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। तो मानव में संबंध की निरंतरता की अपेक्षा है। संबंध किसी से भी खराब हो, ऐसा मानव चाहता नहीं। तो संबंध में निरंतरता का आधार क्या होगा? कैसे रहेगा? विश्वास तो ठीक है, विश्वास कैसे आएगा? अरे निरंतर मूल्यों का निर्वाह कब करोगे? मूल्य क्या चीज है? चलो मूल्य की परिभाषा बताओ। मूल्य की परिभाषा क्या है? मूल्य की परिभाषा बताओ। मूल्य शब्द की परिभाषा, बस। इस पेन का मूल्य क्या है? पेन की उपयोगिता। तो किसी भी इकाई का मूल्य उसकी उपयोगिता है। किसी भी संबंध की उपयोगिता ही उसका मूल्य है। तो भाई की उपयोगिता बहन की जिंदगी में, बहन की उपयोगिता भाई की जिंदगी में, यही एक दूसरे का मूल्य है। पिता की उपयोगिता बच्चों की जिंदगी में, माँ बाप की उपयोगिता बच्चों की जिंदगी में, बच्चों की उपयोगिता माँ बाप की जिंदगी में। तो माँ बाप की उपयोगिता क्या है बच्चों की जिंदगी में? अभी हमने कितना उपयोगी सिद्ध हुए? अभी हम अपने बच्चों के जिंदा रहने के अर्थ में उपयोगी हुए कि जीने के अर्थ में उपयोगी हुए? जिंदा रहने के अर्थ में हुए। तो हमारी उपयोगिता पूरी सिद्ध हुई कि अधूरी सिद्ध हुई? अधूरी सिद्ध हुई। उसके बाद बच्चे आज्ञाकारी रहे। है ना? इसलिए देखो, मैं शिविर में पूछता हूं, आप जिंदा हो कि जी रहे हो? तो क्या बोलेंगे? जिंदा हैं। आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिए? आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिए? जिए। आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? जिंदा रहेंगे। तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। आप ही बोलते हो, नहीं मानते हो, दुखी होते हो। आप खुद ही कह रहे हो नहीं माने। तो जब जब आपका बच्चा आपकी ना माने, ये शुभ लक्षण है कि उसको अकल है। हाँ, समझो, घंटी बजी। अब वो जो नहीं मान के बाद क्या मान रहा है, अब वो मुद्दा है। आपकी तो नहीं मान रहा है, ये एक बात हो गई, लेकिन मान क्या रहा है, उसमें मटेरियल नहीं है। हमारी ना माने इससे कोई हमको ज्यादा दुख नहीं है। उसके बाद उसने जो माना, यदि वो बढ़िया हो तो हम खुश हो जाएंगे। तो आखिर हम क्या चाहते हैं? हम तो अपने बच्चे की जिंदगी तो चाहते हैं, हमारा बच्चा खुश रहे, यही तो चाहते हैं। वो किसी गलत दिशा में ना जाए, यही चाहते हैं। यदि वो कोई ऐसा निर्णय लेता है जो हमको लगता है कि ये तो सही दिशा में ले रहा है,
तो हमको वैसा कोई बुरा नहीं लगेगा। अब दिक्कत ये है कि उसके बाद जो वो निर्णय ले रहा है वो भी हमको ठीक नहीं लगेगा। एक तो हमारी मान नहीं रहा, वो एक दुख है, ऊपर से वो जो मान रहा है वो भी ठीक नहीं लग रहा है, तो डबल हो गया, ऐसी बात। तो इसका मतलब है संबंध में, संबंध की निरंतरता बनी रहे, उसका आधार क्या होगा? बोल नहीं रहे हो। परस्पर विश्वास आएगा कहां से? परस्पर उपयोगिता। परस्पर उपयोगिता सारी जिंदगी बनी रहे, वो आएगी कहां से? जब बच्चा छोटा था उसको आपकी उंगली की जरूरत थी, अब उसको चलना आ गया, आपकी जरूरत नहीं है। अब बच्चा खाने लगा है, चलने लगा है, कमाने लगा है, अब आपकी क्या जरूरत है? तो उपयोगिता क्या है आपकी? यहां आके शून्य हो गया। इसलिए संबंध किसी समय के बाद खोखला हो जाता है, क्योंकि आदान प्रदान करने के लिए वस्तु नहीं है। ये गलत नहीं है, संबंध मतलब का होता है, संबंध मतलब का ही होता है। हाँ भाई, आगे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो आपसे, वो आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्या पूछोगे? हाँ कैसे हो, ठीक है, खाना खाया, इतना ही पूछ सकते हो। नहीं पूछते तो भी खाता ही। आप पूछोगे क्या? सर शेयर करें? हाँ। कल की घटना, घर की, पुत्र की। ये चाचा बैठे हैं उसके, और उसे हफ्ते में 30 मिनट केवल टॉकिंग टाइम मिलता है। तो हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर कोशिश की कि आगे प्रमाण बनाया जाए एक आध। ऐसे हम बातें तो कर ही रहे हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल भी एक आध दिखाने पड़ेंगे। तो कल उसके पूरे 30 मिनट खर्च हो गए थे यहीं पे। अब दोनों ने क्या संवाद किया वो आप सोचिए। और वो कहता भाऊ जी अभी, अच्छा अगले संडे फिर टाइम पे मिल जाएगा। और हम फोन ऑन करके हम लोग रखे हुए थे, उसे पता है कि संडे को इस समय हम बात कर सकते हैं। अब उसको शीघ्रता है कि कब हम और बात आगे समझें। ये उसमें 90% रोल इनका है, 10 हमारा है। बढ़िया बढ़िया। और इन्होंने कब प्रयास किया, बस थोड़ा सा और शेयर करते हैं। जिस दिन वो अपने, आप थोड़ा बोल के ज्यादा शेयर करते हो। अरे परिवार की बात शेयर करते हैं सर, अब आंखों देखी बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात। ये 2012 की बात है, 10 साल पहले। वो एक अपना एंट्रेंस देने जा रहा था, 3 घंटे का एंट्रेंस पेपर था। बगल में हमने फोन किया कि दोस्त कहाँ हो? बोले आप कहाँ हो? हमने यहाँ तो आ जाओ, गप्पे करेंगे 3 घंटे। बेटा भी खड़ा था। 10 मिनट इन्होंने उसको पूछा, 2-4 बातें पूछी, उसकी खोपड़ी घूम गई। उसके बाद उसने रिटर्न दिया, क्वालिफाई किया, वो सब ठीक है। और कल जब हमने कहा अपने चाचा से बात कर लो, बोले कौन से? हमने कहा हमारे एक दोस्त हैं लखनऊ में। अच्छा वो वाले, लाइए बात कराइए। तो 30 में से 8 मिनट हमारी, 22 मिनट इनकी, और उसको कम पड़ गया वो समय। बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग इस प्रयास में हैं, अच्छी बात कि ऐसे कुछ ढूंढे तो संवाद बने। और फिर थोड़ा और समय ले लेंगे 2-3 मिनट। नहीं, कुछ अच्छी बात निकल के आए तो सुननी चाहिए। इस बेटे ने 21 मई 2021 को कुछ परिस्थिति बस एकदम रिवोल्ट कर दिया। बोले नहीं, ये अग्नि तो मैं ही लगाऊंगा। तो अपने बेटा परंपरा में तो बाप का है। बोले नहीं, अम्मा ने ये कहा था। आप सोचिए जरा, एक कल्पना करिए कि मुश्किल से हम वो सब लेके आए हैं पार्थिव, और रख लिया है लकड़ी पे। आर्मी वाले देख रहे हैं कि उसको कमांडेंट को बताना है कि हाँ वो लपेटी हुई जला दी है और ऐसे। तो हम लोगों ने थोड़ा परंपरा निभा ली। अब वो आखिर में फंस गई, बोले मैं लगाऊंगा। बच्चा भी नहीं, 19 साल का है, मेजर है, पढ़ रहा है, अपना इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसे तुम्हारी जरूरत अब है नहीं। तो हमने बेटा बात तो सही है, जिम्मेदारी मेरी है, नहीं तो तुम निभा लो, तो हम जरा जल्दी से अपना संन्यास ले लें। तो घर की चाबी बाहर रखी है, और चप्पल और अंगूछा है हमारे पास। स्नान के लिए जाते हैं ना उस समय, वो जब अंतिम एक लोकाचार किया जाता है। तो हमने, ये तुमने काम हमारा जल्दी कर दिया, हम निकल लेंगे। और ये सामने इधर एक आश्रम है, एक आध दिन यहाँ टिकेंगे, आगे हमारे पास जगह है, हम ढूंढ डाल लेंगे। ये चार्ज अपना संभालो। अब वो हिल गया कि पूरा चार्ज, अरे हमारे में क्या जरूरत है, तुम्हें तो सारा मौका मिल गया, ये क्रिया हमारे जिम्मे थी, तुम संभाल लो अपनी। अब ये सोचिए हमारा कॉन्फिडेंस कि यहाँ हिल जाएगा ये। अब वो उधर गया, मामा क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने तो कह दिया लगाओ। तो हंसीएगा नहीं, मनोरंजन है। तो हमने कहा ठीक है बेटा। तो मामा ने कहा ऐसा करो, दोनों लगा लो।
आधा आधा कर लो। तो हमने कहा बेटा इसमें आधा शेयर तो नहीं होता है, तुम अकेले झेलो, 19 साल के हो गए, घर संभाल लो, ये खेती होती है, हमें तो चाहिए नहीं, हमारा तो ठिकाने हैं भारत में 10-20 जगह, कहीं भी शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर हिल गया, मामा बाबूजी कह रहे हैं अकेले लो, मामा पूछ रहे हैं घर से क्या किया जाए, मतलब उधर फोन चल रहा है और उधर पंडित जी खड़े हैं सामने है, और हम भी स्पष्ट खुश खड़े हैं। आपको बता ही दिया, खुश तो हो ही गए थे हम जब मुक्त हो गई थे। तो ये क्रिया बची थी, हमने सोचा मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तुम लो, तुम नहीं करो, जरा देर में बाबूजी साथ साथ अगर हो सके तो कर लो, तुमने अपन दोस्त हैं, आओ साथ साथ कर हम भी समझ गए खानदानी ऐसा है, असर है। और हमने साथ साथ कर लिया दोनों ने। तो अभी अब कल भी चर्चा हुई होगी कुछ आगे चलो, क्या चलो, करना ठीक है, है। तो हम लोग एक थोड़ी सी तैयारियां कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो कभी कभी आउट कर देते हैं, वैसे चुपचाप कर रहे हैं सब, और एक दूसरा ये बैठा हुआ है इस पे कुछ प्रयोग कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, ये प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष है, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, कहाँ थे? विश्वास। संबंध की निरंतरता का आधार क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ, यदि दोनों लोगों में खुद में संबंध की समझ की निरंतरता नहीं होगी, यदि संबंध में उपयोगिता की निरंतरता नहीं होगी, तो संबंध की भी निरंतरता नहीं होगी। कोई भी दो लोगों में संबंध का मतलब है कुछ आदान प्रदान होगा। तो मेरे पास कुछ है, मैं आपको देना चाहता हूं, आप लेना चाहते हो, आपके पास कुछ है, मैं लेना चाहता हूं, दोनों के पास है, मिलके कुछ करना चाहते हैं, तभी दो लोगों के बीच में बात हो सकती है। मेरे पास कुछ है, आप लेना नहीं चाहते हो, बात नहीं हो सकती। आपके पास कुछ है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, दोनों मिलके कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो बात नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आजीवन आदान प्रदान की कोई जगह नहीं बनी हुई है, जब तक आजीवन का कोई मतलब उसमें स्थापित नहीं है, तब तक संबंध की निरंतरता नहीं हो सकती। ये ठीक हो गया? क्या चीज है जो जिंदगी भर आदान प्रदान हो सकती है? क्या चीज है जिसमें जिंदगी भर आदान प्रदान हो सकता है, बातचीत हो सकती है, परस्पर स्नेह सहयोग बना रह सकता है, और एक शरीर यात्रा ही नहीं, अनेक शरीर यात्रा भी साथ चला जा सकता है ना? तो एक बात समझ में आई कि माँ बाप और बच्चों के बीच में मूलतः आदान प्रदान की चीज क्या है। देखिए, 30 मूल्यों में से समृद्धि एकमात्र भाव है, या वस्तु वाला भाव एक है जो केवल शरीर पर्यंत रहता है। जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। समाधान कहाँ है? जीवन में। अभय कहाँ है? जीवन में। सहअस्तित्व कहाँ है? जीवन में। मतलब उसकी समझ जीवन में है। समृद्धि की समझ भी जीवन में है, लेकिन समृद्धि वस्तु रूप में शरीर के साथ, और समृद्धि की समझ, समृद्धि मूल्य की आवश्यकता हमको सशरीर ही है। शरीर नहीं रहने के बाद समृद्धि का मूल्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदान प्रदान की अब आवश्यकता नहीं है। तो इससे यह समझ में आया कि भौतिक वस्तुओं के रूप में हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, वो सशरीर ही उसकी आवश्यकता है, उसके बाद उसकी वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि माँ बाप और बच्चों के बीच में आदान प्रदान क्या चीज का होगा, उनके बीच में संबंध क्या चीज का होगा। तो क्या चीज का होगा? तो उपयोगिता पूरकता का संबंध का मतलब है कि बच्चा भी एक जीवन है और एक शरीर के माध्यम से अपनी जागृति को पाना चाहता है, प्रमाणना चाहता है। माँ बाप वो चीज है जो अपनी जागृति को पा चुके हैं या किसी अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि माँ बाप बच्चे को समझ उपलब्ध कराते हैं, आचरण पूर्वक जीकर वो समझ उपलब्ध कराते हैं। बच्चा उस समझ को पाकर, उस आचरण को पाकर खुश होता है, माँ बाप उस आचरण को देकर खुश होते हैं। तो बेसिकली माँ बाप अपने आचरण के प्रमाण में, तो माँ बाप अपने आचरण को प्रमाणित करता है, बच्चा उस आचरण को प्रमाणित करने के लिए उस आचरण को पाता है। इसका मतलब
एक पॉइंट तक समझ लीजिए, एक पॉइंट तक मान लीजिए अब दोनों समझदार हो गए। तो मान लो लड़का लड़की 25-20 साल का हो गया, अब दोनों ही मान लीजिए कल्पना करते हैं अनुभव संपन्न हो गए। अब क्या बातचीत करेंगे? अब दोनों का ज्ञान समान हो गया, अब एक दूसरे से समझने की आवश्यकता खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? बातचीत बंद, है ना? तो प्रमाणित हो गए, समझ पा गए, तो समझ को प्रमाणित करेंगे। तो कल तक पिता अपने मित्रों के साथ मिलकर सामाजिकता के अर्थ में उस समझ के प्रमाण के रूप में दूसरे परिवार भी समृद्धि पूर्वक जी सकें, समाज भय से मुक्त हो सके, प्रकृति में व्यवस्था हो, इस अर्थ में पहले से ही प्रयासरत थे। अब बेटा या बेटी भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब दूसरे परिवार में जाएगा तो क्या करेगा? वहां भी यही करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, और ये कब तक चलेगा? व्यवस्था में भागीदारी कब तक चलेगा? व्यवस्था में भागीदारी को लेकर कब तक बात हो सकती है? अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए जीवन रूप में भी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में बात हो सकती है, जीवन रूप में भी समझ के अर्थ में कोई सूचना का आदान प्रदान हो ही सकता है। इसका मतलब है मानव लक्ष्य के अर्थ में, जब माँ बाप को मानव लक्ष्य पूर्वक जीने की योग्यता है, बच्चे उस मानव लक्ष्य को पा जाएं, इस अर्थ में दोनों के बीच में आदान प्रदान है, इस अर्थ में दोनों के बीच में उपयोगिता पूरकता है, और ये उपयोगिता पूरकता अनंत काल के लिए बना ही रहेगा। इसलिए मानव मानव संबंध शाश्वत है। इसलिए मानव मानव संबंध शाश्वत है, और इस अर्थ में सक्षम गुरु के साथ संबंध शाश्वत रहता ही है। इस शरीर यात्रा में जो मेरे माँ बाप हैं, कल वो माँ बाप रहेंगे, जो भाई बहन हैं कल वो भाई बहन रहेंगे, इसकी निश्चितता नहीं है, है ना? जीवन रूप में जो इस शरीर यात्रा में भाई बहन हैं, वो अगली शरीर यात्रा में पति पत्नी हो ही सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन एक संबंध जो शाश्वत बना ही रहेगा और हमेशा ही रहेगा, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, जब भी एक सक्षम गुरु किसी को पहचान लेता है अपने शिष्य के रूप में, तो गुरु शिष्य गुरु को पहचानेगा कि गुरु शिष्य को पहचानेगा? तो गुरु शिष्य को पहचानता है, क्योंकि उसके पास पहचानने की ताकत है। ढूंढेगा मतलब उसकी कोई मजबूरी नहीं है ना? ढूंढेगा मतलब उसकी कोई मजबूरी नहीं। तो गुरु सक्षम है, गुरु सक्षम है, इसलिए पहचान लेता है। और कितनी ही शरीर यात्रा फिर चलती रहे, गुरु शिष्य को पहचाने रहता है, लाइन अप किए रहता है। जो पिता नहीं कर सकता है वो एक गुरु करता है, जागृति के अर्थ में। तो इसलिए भारत में जो गुरु शिष्य संबंध की पहचान है, जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी महिमा है, वो बहुत अलग तरह से स्थापित हुई है। तो इस सेंस में कहा जाए तो सारे संबंध शाश्वत, मानव मानव संबंध शाश्वत है। किसी न किसी रूप में हम दोबारा फिर मिलते रहते हैं, और ये कारवां आगे चलता रहता है, और हर यात्रा में अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि पूरी शरीर यात्रा का एक ही मतलब है कि मैं समझ की कोई झोली लेके आया था, ज्ञान को 4 भाग में कहा, जिंदा रहने का ज्ञान और जीने का ज्ञान। तो जिंदा रहने का ज्ञान तो मैं बार बार सीख ही लेता हूं क्योंकि परंपरा में उपलब्ध है, लेकिन जीने का ज्ञान के निष्कर्ष को लेके कोई स्थिति मेरी है और उसमें मैं पूर्ण होना चाहता हूं। इस अर्थ में मैं शरीर को चलाता हूं, इस अर्थ में मैं किसी परिवार में आता हूं, और इस अर्थ में अपनी यात्रा को पूरी करता हूं। ये संबंध के शाश्वत होने का एकमात्र आधार है। इसके अलावा संबंध का कोई आधार हमारा खाना पीना साथ रहना संबंध नहीं हो सकता है ना? वो नहीं चला, वो हमने देख लिया। हाँ, कुछ कहना चाहते? सैड हूँ। हाँ जी बोलिए, मैंने जो बोला उसको क्या समझ में आया? कौन रिपीट करेगा? पता नहीं, उनको ठीक नहीं लग रहा था।
चाहिए क्या? चाहिए किसी को? हेलो, बोलिए। तो क्या चर्चा किया हमने? धरती के सभी मानव में संबंध की निरंतरता की अपेक्षा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये बाय नेचर है। तो संबंध की निरंतरता बनी रहे उसके लिए आधार क्या हुआ, है ना? और इससे कम में काम नहीं चलेगा, ये हमने देखा। हाँ जी, बोलिए। दो भाग में समझा। एक तो मानव मानव संबंध शाश्वत है, दूसरा जो जिंदा रहने वाला भाग है और जो उसमें बहुत देर तक संबंध नहीं चल पाते हैं और वस्तु प्राप्ति के बाद से वो संबंध मृत प्राय होने लगते हैं। तो जब जीवन जागृत होता है ज्ञान से, तो ज्ञान के आदान प्रदान का भाग वो जब जीवन में चलता रहता है और वो निरंतरता है। तो अगर उस निरंतरता को समझ लिया जाए तो यह जो गिला शिकवा शिकायत और जो उबन है, घुटन है, वो खत्म हो जाएगी और अपने मनुष्य होने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो इस क्रम में समझने का प्रयास हुआ है। जी हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते है? हाँ, संबंध का आधार पूर्णता के अर्थ में ही अनुबंध है, तो पूर्णता ही संबंध का आधार है। पूर्णता ही संबंध का आधार है। इसके अलावा पूर्णता को पाने के अर्थ में संबंध है, पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में संबंध है। और ये अनंत का, जब देखो, जब ये कह रहे हैं कि मानव मानव में संबंध शाश्वत है, उसका बेसिक, उसका टेक्निकल मीनिंग ये है क्योंकि हम सभी एक ही मां के गर्भ में हैं और सभी उसी ऊर्जा से ऊर्जित हैं और वो पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए परस्पर उस अखंडता के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए। तो ये संबंध शाश्वत तो है ही, लेकिन शाश्वत संबंध तो मेरा पूरी सृष्टि के साथ है, सभी के साथ है, लेकिन उसमें से मैं कितना पहचानूंगा, जिसको बोल रहे हैं फील यूनिवर्सल। जब फील यूनिवर्सल कह रहे हैं तो अखंड के साथ संबंध है, ये शाश्वत है। फिर कह रहे हैं थिंक ग्लोबल, विचार कितना कर सकते हैं? एक धरती के बेहतर होने की योजना बना सकते हैं, धरती पे स्वर्ग के अवतरण की योजना बना सकते हैं। ये योजना वाला भाग, विचार वाला भाग हो गया। एक्ट लोकल, जब मैं जीने जाऊंगा तो कुछ ही लोगों के साथ जी सकता हूं, मैं 10 लाख लोगों के साथ जी नहीं सकता, क्योंकि जीने में सशरीर की बात आ गई। तो सशरीर हम कुछ ही लोगों के साथ में जीते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। तो व्यवहार ज्ञान के अर्थ में है, कार्य सुविधा के अर्थ में है, ज्ञान की रोशनी में ही कार्य है, दोनों ही ज्ञान की रोशनी में होगा। तो फिर जीने के स्वरूप में दोनों ही आ जाएगा। तो काम की बात ये निकली कि बेसिकली पूर्णता संबंध का आधार है, और ये कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। मानव का प्रमाणित होना अनंत काल की अनवरत यात्रा है, फिर इसमें कोई काल की बात नहीं। इसलिए वो संबंध जिनको हमने, जिनके साथ हमने जिया, जिनके साथ मिलके हमने कोई योजना बनाई, वो फिर चलता रहता है। बढ़िया। 31। तो संबंध को लेके हमने बात किया, विश्वास को लेके हमने बात किया। तो कहां गाड़ी पहुंची? धीरे 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 प्रासंगिक बात करें तो इस पूरी चर्चा से गाड़ी कहां पहुंची, मतलब हमारा निष्कर्ष कहां पहुंचा? आगे क्या करेंगे? मैं कहां से शुरू करूं? इसलिए संबंध की परिभाषा है, संबंध कहां से शुरू होगा? परस्परता में संबंध की विश्वास की अपेक्षा करूं कि स्वयं से विश्वास की अपेक्षा करूं? स्वयं से शुरू होगा।
परस्परता में आएगा कहां से? इसलिए स्वयं के प्रति आश्वस्त होना, स्वयं के प्रति आश्वस्त होना, यहां से विश्वास की शुरुआत हुई। स्वयं के प्रति आश्वस्त होने का, स्वयं के प्रति भरोसा, स्वयं के प्रति विश्वास। क्या चर्चा की हम? स्वयं के प्रति विश्वास कहां से आया? आत्मविश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास, मतलब फाइनली पहुंचेंगे वहां तक। तो क्या चीज है? तो इतनी ही बात कह रहे हैं कि अपनी समझ के प्रति विश्वास, समझ के आधार पर जो मैंने जीने की योजना बनाई है उसके प्रति विश्वास, उसके आधार पर जो मेरी विचार दौड़ता है उसके प्रति विश्वास, उसके आधार पर जो मैंने जीने का निर्णय लिया है, जो मैंने निर्णय लिया है, शरीर के आधार पर जो मैं निर्णय लेता हूं उसके प्रति विश्वास, अपने कार्य के प्रति विश्वास, अपने व्यवहार के प्रति विश्वास, फलन में समृद्धि और प्रकृति में संतुलन और न्याय घटित हो गया। तो जो मैंने समझा था, जैसा मैंने समझा था वो सही सिद्ध हो गया, है ना? तो यदि रिजल्ट में परिवार में अभाव की मानसिकता है और ग्लोबल वार्मिंग गले पड़ गया, इधर संबंध में न्याय नहीं हुआ, संबंध में टूटन है, इसका मतलब मेरे निर्णय को दोबारा सोचना होगा, मेरे विचार को, मेरी योजना को, मेरी समझ को। अब वो पता चला फिर वो समझ है कि मान्यता है, वो कंडीशनिंग है। तो मैं, मेरी योजना मेरी मान्यता से आती है। मान्यता का मतलब है आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। तो मैं आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से संचालित हूं या मैं किसी सार्वभौम समझ से संचालित हूं? समझ होती है तो वो सार्वभौम ही होती है। समझ अपनी अपनी अलग अलग नहीं होती है, मान्यताएं अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। तो इस आधार पर यदि मेरे जीने में, यदि परिवार में अभाव की मानसिकता है, संबंध में न्याय नहीं है, तृप्ति नहीं है, इसका मतलब मैं इच्छा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन में, आशा बंधन में जीता हूं। तो क्या करना है? क्या करना है? लाल दवाई, निरंतर डोज। घूम फिर के कहानी एक ही है। गंभीरता के साथ अध्ययन में लगा जाए, चंचलता के साथ अध्ययन नहीं होता है ना? मन भारी भी ना हो और थोड़ा हल्का भी ना हो। हल्का मतलब थोड़ा सा मनोरंजन प्रधान ना हो, सीरियस का मतलब भारी भी ना हो। खुशहाली के साथ और खुश होने के लिए गंभीरता से अपने आप को लगाया जाए। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे 3:30।